नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी है परवरिश। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कुछ परिवार ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को सिर्फ बोझ समझा जाता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि साहिर और अजरा किस तरह संघर्ष करके अपनी बेटी की परवरिश करते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी परवरिश। नीलोफर बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। एकदम बार्बी डॉल जैसी दिखती थी वो। जब वो पैदा हुई थी तब घर में किसी को भी खुशी नहीं हुई थी। कारण था, उस घर में सभी लोग ये सोचते थे कि लड़कियां सिर्फ घर पर बोझ होती हैं और लड़के ही परिवार का नाम रोशन करते हैं। वो लोग गांव में रहते थे और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। नीलोफर की माँ का नाम अजरा था और उसके पापा का नाम साहिर था। उन दोनों ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम नीलोफर रखा था। साहिर ने अपनी बेटी का नाम नीलोफर क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कारण था। जब नीलोफर पैदा हुई तब नर्स ने जैसे ही अजरा की गोद में बच्ची को दिया, तभी साहिर और अजरा दोनों ने देखा तो बोले, अरे इसकी आंखें तो नीली हैं, बिल्कुल नीले आसमान जैसी। साहिर ने कहा, मैं तो अपनी बेटी का नाम नीलोफर ही रखूंगा। तो अजरा ने भी मुस्कुराकर उसके हाँ में हाँ मिलाई। अजरा और साहिर नीलोफर को प्यार से नीलू बुलाते थे। वो दोनों नीलू को देखकर बहुत खुश होते थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन न रह पाई। हर रोज घर में कलह होने लगी थी। अजरा से कोई भी ढंग से बात नहीं करता था और साहिर जब भी शाम को घर आता तब उसे नीलो को लेकर ताने सुनने को मिलते थे। घर में सब लोग का कहना था कि तूने और तेरी बीबी ने तो खानदान की नाक ही कटवा दी बेटी को जन्म देके। हमारे यहाँ आज तक किसी को बेटी नहीं हुई और तेरी बीबी ने तो सबसे पहले बेटी को ही जन्म दिया। अगर हम तेरी जगह होते ना तो इसे दुनिया में ही ना आने देते। उन लोगों के रोज रोज के ताने सुनकर साहिर को एक दिन गुस्सा आ गया। उसने कहा, आखिर चाहते क्या हो तुम सब लोग? क्या जान से मार दूं मैं अपनी बेटी को? जान ले लूं मैं उस नन्ही सी जान की? बन जाऊं मैं हत्यारा? बोलो तुम सब लोग, आज फैसला कर ही लो। रोज रोज के कलेश से मैं तंग आ चुका हूँ। साहिर की बात सुनकर उन लोगों ने कहा, देखो हम तुमसे ये तो नहीं बोलेंगे कि तुम अपनी बेटी की जान ले लो, लेकिन हाँ, तुम्हें जल्दी से जल्दी इस घर को बेटा देना पड़ेगा, नहीं तो तुम इस बच्ची को ले जाकर कहीं भी किसी को भी दे आना। ये बच्ची इस घर में नहीं रह सकती। उन लोगों की बात सुनकर साहिर को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से पागल हो गया और मारपीट पर उतर आया, लेकिन अजरा ने बीच में पड़कर मामला किसी तरह शांत कराया। उसने कहा, आप लोग सब शांत हो जाओ, मैं आज ही अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। अजरा की बात सुनकर साहिर ने कहा, ये मेरी भी बेटी है, बाप हूँ मैं इसका, तुम अकेली इसे लेकर क्यों जाओगी? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि आज तक इस घर में किसी को बेटी नहीं हुई। तो ये मैं तो क्या, आप लोग भी जानते हैं कि आपने उन्हें आने ही कब दिया। और आज मैं इस घर से और आप सबसे अपना हर रिश्ता खत्म करके जा रहा हूँ। और आज मैं एक कसम खा रहा हूँ कि मेरे लिए बेटा बेटी जो कुछ भी है वो हमेशा मेरी नीलू ही रहेगी। नीलू के अलावा मेरी कोई संतान नहीं होगी। उसे मैं बेटों से बढ़कर पालूंगा। देखना तुम सब लोग, एक दिन मेरी नीलू का नाम सितारों की तरह जगमगाएगा आसमान में। मैं अपनी नीलू को खूब पढ़ाऊंगा, वो जो बनना चाहेगी मैं उसे वही बनाऊंगा। इतना बोलकर वो चुप हो गया और फिर वो अजरा और अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चला आया। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। साहिर गांव से शहर में आ गया था। अब समस्या थी कि इस अनजाने शहर में वो अपनी बीबी और बच्चों को लेकर कहाँ जाए। दिन तो चलो किसी तरह कट गया, लेकिन साहिर को रात की चिंता सता रही थी। वो अकेला होता तो कुछ भी करके कहीं भी रह लेता। धीरे धीरे दिन ढल रहा था और रात का अंधेरा बढ़ रहा था और उसी के साथ बढ़ रही थी साहिर की बेचैनी। दोपहर से वो इसी चिंता में रेलवे स्टेशन पर बैठा था। छोटी बच्ची भी गर्मी की वजह से परेशान हो रही थी। एक पुलिस वाले की नजर साहिर और अजरा दोनों पर थी। उसे इन दोनों पर कुछ शक सा हो रहा था, लेकिन जब उसने साथ में छोटी बच्ची को देखा और उन दोनों का परेशान चेहरा देखा तो वो उन दोनों के पास आकर पूछताछ करने लगा। साहिर ने उसे सारी बात बता दी कि वो किन हालातों में गांव छोड़कर शहर आया है। साहिर की बात सुनकर उस पुलिस वाले ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, काश सबकी सोच तुम्हारी तरह हो जाए। तुम परेशान मत हो, ऐसा करो, आज के लिए तो मैं तुम्हारी व्यवस्था कर देता हूँ, तुम कल दिन में अपना बंदोबस्त कर लेना। साहिर ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत बहुत मेहरबानी साहब। उस पुलिस वाले ने वहीं एक कमरे में उन्हें ठहरा दिया। कमरा मिलने पर साहिर और अजरा दोनों की जान में जान आई। दोनों बार बार ऊपर वाले का और उस पुलिस वाले का शुक्रिया अदा करने लगे। वो रात तो उन्होंने जैसे तैसे काट ली। थोड़ा बहुत खा पी कर सो गए, क्योंकि पूरे दिन के थके थे इसलिए नींद आ गई। लेकिन सुबह होते ही फिर वही परेशानी सामने खड़ी थी।
साहिर कमरे से बाहर निकला ही था कि सामने देखा तो वही पुलिस वाला जो रात को मिला था सामने से चला आ रहा है और वो साहिर के ही पास आ रहा था। जब वो पास आ गया तो साहिर उससे बोला, साहब आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी, साहब थोड़ी मेहरबानी और कर दो। साहब मैं ये कह रहा था कि आज दिन भर के लिए हमें यहाँ रहने दो, मैं बस अभी जाकर कोई न कोई इंतजाम करके शाम तक यहाँ से चला जाऊंगा। मैं इसलिए कह रहा था कि मैं इन दोनों को इतने बड़े शहर में और इतनी गर्मी में कहाँ कहाँ लिए फिरूंगा, बस आज दिन भर की मेहरबानी और हो जाए तो अच्छा होगा। बात करते करते साहिर रुआसा हो गया था। उस पुलिस वाले ने कहा, पहले तुम अंदर चलो, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। और वो दोनों अंदर आ गए। पुलिस वाले ने साहिर से पूछा, पहले तो मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता चला। कल रात मैंने तुमसे सब कुछ पूछ लिया सिवाय तुम्हारे नाम के, और यहाँ इतने बड़े शहर में किसी को जानते भी हो या नहीं? सबसे पहले साहिर ने उस पुलिस वाले को अपना नाम बताया और फिर बोला, साहब मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, अगर जानता होता तो दिन भर इतनी गर्मी में अपनी बीबी और बच्चे को लेकर रेलवे स्टेशन पर क्यों पड़ा रहता। फिर उस पुलिस वाले ने साहिर से पूछा, अच्छा ये बता कितना पढ़ा लिखा है तू? साहिर ने कहा, ज्यादा नहीं पढ़ा साहब, बस 10वीं पास किया है। क्यों, आगे क्यों नहीं पढ़ा? पुलिस वाले ने पूछा तो साहिर बोला, क्या बताऊं साहब, शायद मेरी तकदीर में पढ़ाई थी ही नहीं। बचपन में जब माँ बाप पढ़ाई करने के लिए बोलते थे तो मैं किसी की नहीं सुनता था साहब। जब मैं 9वीं कक्षा में था तभी मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। उसके बाद मैं और मेरे अब्बू हमारे चचा और ताऊ के यहाँ जाकर रहने लगे। जब मैंने पढ़ाई की अहमियत को समझा और आगे पढ़ना चाहा तो घर वालों ने मेरी शादी करवा दी ये बोलकर कि अब हमसे इतना काम नहीं होगा, तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो कम से कम तुम्हें और तुम्हारे अब्बू को खाना बनाकर तो खिला देगी। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मैं 10वीं में ही था, बस जैसे तैसे पेपर दिए और पास हो गया। मेरे ऊपर अचानक से जिम्मेदारी आ गई थी। अब मैं एक ही काम कर सकता था, या तो पढ़ाई या फिर कमाई। अच्छा, तो तुम पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम क्या करते? फिर कहाँ छोड़ते इन दोनों को? पुलिस वाला बोला तो साहिर ने कहा, साहब अल्लाह सबकी मदद करता है। मैं जब यहाँ से जा रहा था तो यही सोच रहा था कि अल्लाह करे वो कल वाले साहब जल्दी से मिल जाएं, या फिर अल्लाह तू ही कुछ न कुछ इंतजाम कर। और देखो साहब आप खुद ही आ गए। हाँ ये बात तो है, ईश्वर सब कुछ देखता है और सबकी मदद करता है, लेकिन जो उस पर विश्वास करता है वो उसकी ही सुनता है। पुलिस वाले ने कहा तो साहिर ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए गर्दन हिला दी। फिर पुलिस वाले ने साहिर से कहा, अच्छा बेटा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? साहिर ने कहा तो पुलिस वाला बोला, देखो बेटा इस शहर में तुम किसी को जानते नहीं हो, मतलब कि तुम इस शहर के लिए नए हो और ये शहर तुम्हारे लिए नया है, तो इस अनजान शहर में तुम कहाँ जाओगे और क्या काम करोगे? बेटा ये जमाना बहुत खराब है, तुम अगर अकेले होते तो और बात थी, पर तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी और बच्ची भी है। और बेटा हर इंसान एक जैसा नहीं होता, जरूरी नहीं कि आगे भी तुम्हें मेरे जैसा ही कोई मिल जाए। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं? कुछ भी हो जाए मैं गांव वापस तो नहीं जाने वाला, साहिर ने परेशान होते हुए कहा। तो पुलिस वाला बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम क्या काम कर सकते हो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं वही काम करूँगा, साहिर ने कहा। तो पुलिस वाले ने पूछा, क्या तुम रिक्शा चला सकते हो? साहिर ने कहा, हाँ साहब चला सकता हूँ। रिक्शा चलाने की बात सुनकर अजरा थोड़ी परेशान हो गई तो पुलिस वाले ने उसे समझाया, मैंने रिक्शे वाली बात इसलिए कही क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसके खुद के बहुत से रिक्शे और ऑटो चलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए उससे बात की थी, मैंने तुम्हारी उसे सारी बातें और परेशानी बताई थी तो वो राजी हो गया है, लेकिन एक परेशानी है, तुम्हारे रहने के लिए वहीं पर जगह भी दे देगा वो, पर परेशानी ये है कि रिक्शे का और उसे उस जगह का दोनों का किराया तुम्हें देना होगा। बहुत बहुत मेहरबानी साहब, हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें, आप तो हमारे लिए फरिश्ते के रूप में आए हो। ऐसा लगता है साहब खुदा ने हमारी मदद के लिए ही आपको हमसे मिलवाया है, साहिर हाथ जोड़कर बोला। तो पुलिस वाले ने कहा, चलो अब जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने उस दोस्त से तुम्हें मिलवा देता हूँ। वैसे उसे सब सेठ बोलते हैं,
बहुत बड़ा कंजूस है वो। ये बोलकर पुलिस वाला हंसने लगा। फिर वो उन तीनों को लेकर उस सेठ के पास आ गए। सेठ ने साहिर को रिक्शे का और रहने का दोनों का किराया बताया तो पैसे सुनकर अजरा और साहिर दोनों का चेहरा उतर गया। फिर भी बुझे मन से साहिर ने हामी भर दी। उसने सोचा यही कम है क्या कि मुझे काम के लिए भटकना नहीं पड़ा और सर छुपाने के लिए छत भी मिल गई। पुलिस वाले ने जब उन दोनों का परेशान चेहरा देखा तो वो सेठ से बोला, अरे यार तू भी कमाल करता है, इतना तो सोच, अभी इन लोगों के पास कुछ भी सामान नहीं है घर गृहस्थी का। अगर ये तुझे दोनों चीज का किराया देंगे तो इनके पास क्या बचेगा? रिक्शा चलाकर कितना कमा लेगा ये? और फिर अभी तो ये नया है, यहाँ के रास्ते भी नहीं जानता। कुछ दिन तो सब्र कर लेना। सब्र कर लूं? मतलब क्या कहना चाहते हो? सेठ ने पूछा तो पुलिस वाला बोला, अरे कुछ दिन मतलब एक आध महीने किराया मत लेना। पुलिस वाले की बात सुनकर वो सेठ बोला, अरे यार मैं यहाँ खैरात बांटने बैठा हूँ क्या? अगर मैं ऐसे ही करूँगा तो पैसा कैसे कमाऊंगा? आज इसे दूंगा, कल को कोई और आ जाएगा, मेरा तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा ना। पुलिस वाले ने फिर उसे बड़े प्यार से समझाया, देख यार तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। अरे पैसा तो तूने बहुत कमा लिया और आगे भी कमाएगा, पर मेरे यार थोड़े से पुण्य भी कमा लेना इन लोगों की मदद करके। सोच जरा, अगर तू किसी गरीब की मदद करेगा तो वो तुझे सच्चे मन से दुआ देगा कि नहीं? और जब वो तुझे सच्चे मन से दुआ देगा तो तेरी और ज्यादा तरक्की होगी, होगी कि नहीं? सेठ पर पुलिस वाले की बातों का बहुत अच्छा असर हुआ। वो बोला, देख यार वैसे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं मानता, पर तेरी दोस्ती की खातिर मैंने सिर्फ 6 महीने का घर का किराया माफ कर सकता हूँ, बाकी रिक्शे का किराया तो मैं लूंगा। हाँ इतना कर सकता हूँ मैं कि रिक्शे का किराया जिस दिन से ये ले जाना शुरू करेगा उसके 1 हफ्ते बाद से महीना शुरू कर दूंगा। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है यार, बहुत बहुत शुक्रिया, पुलिस वाला खुश होते हुए बोला। साहिर और अजरा मनी ही मन खुदा का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अच्छा भाई, मेरा काम यही तक का था, अब आगे तुमको ही देखना है, मेहनत और ईमानदारी से काम करना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। साहिर से ये बोलकर पुलिस वाला चला गया। वो दिन भी लगभग ऐसे ही निकल गया। अजरा और साहिर ने थोड़ा बहुत खाया और सो गए। अगले दिन से साहिर को काम पर जाना था, इसलिए वो सवेरे जल्दी उठ गया और बाजार जाकर थोड़ा सा खाने पीने का सामान ले आया और जो भी थोड़ा बहुत था खाकर जाने लगा। और जाते जाते अजरा से बोला, अजरा तुम ऐसा करना कि अपना जो कमरा सेठ ने दिया है वो गंदा बहुत है, तुम उसे खोलकर अच्छे से साफ सफाई कर लेना और हमारी नीलू बिटिया का अच्छे से ध्यान रखना, उसे जरा भी तकलीफ ना होने पाए। वैसे भी बेचारी ने 3-4 दिन से दूध नहीं पिया है, पानी में घुली बिस्किट खाकर ही खुश है हमारी बेटी। अजरा ने कहा, हमारी बिटिया को भी पता है कि उसके पापा ये सब उसके लिए ही तो कर रहे हैं, बहुत समझदार है हमारी नीलू। हाँ ये बात तो सही है, पर आज इतनी उदास क्यों है हमारी परी जैसी नीलू? साहिर ने पूछा तो अजरा ने कहा, रात को सो नहीं पाई ठीक से शायद, इसीलिए। कल रात भर हम लोग कमरे के बाहर सोए ना, तो शायद गर्मी और मच्छर की वजह से नहीं सो पाई होगी। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं अभी कमरे की सफाई करके और फिर इसे नहलाकर पंखे के नीचे सुला दूंगी तो ये चैन से सो लेगी। देखना आप जब शाम को लौटोगे तो हंसती खिलखिलाती मिलेगी। अब आप जाओ, देर हो जाएगी, अजरा ने मुस्कुराते हुए साहिर से कहा तो साहिर बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम अपना और इसका ख्याल रखना और जो कुछ भी है खा पी लेना और दुआ करना खुदा से, अगर पैसे मिल गए तो शाम को लौटते वक्त आटा ले आऊंगा, जितना हो सकेगा हम धीरे धीरे करके बंदोबस्त कर लेंगे। इतना बोलकर साहिर अपने काम पर चला गया। जो कमरा सेठ ने इनको रहने के लिए दिया था वो कमरा छत पर था और उस छत के पास एक नीम का पेड़ था। इसकी वजह से पूरी छत पर नीम की सूखी पत्ती और लकड़ी पड़ी हुई थी। उस छत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से इसकी सफाई नहीं हुई हो। कमरे में भी बहुत कचरा निकला। अजरा ने सारा कचरा, लकड़ी, कागज जो कुछ भी था भरकर एक तरफ रख दिया। शाम को जब साहिर काम पर से लौटा तो उसके हाथ में कुछ सामान था। अजरा ने फटाफट से साहिर के हाथ से वो सामान की थैली ले ली और एक गिलास पानी भरकर उसे दे दिया पीने के लिए। गिलास देखकर साहिर ने पूछा, ये कहाँ से आया? तो अजरा ने बताया, कमरे की साफ सफाई में कुछ सामान निकला था। जैसे ही उसने सुना कि कमरे में कुछ सामान निकला तो वो अजरा से बोला, अच्छा क्या सामान निकला? तुमने उसमें से कोई सामान इस्तेमाल तो नहीं किया ना? अजरा ने कहा, अरे ज्यादा कुछ नहीं निकला, बस 2-4 बर्तन ही निकले जो पुराने और खराब थे। साहिर बोला,
तुम ऐसा करो, जब तक ये सामान देख लो, मैं तब तक सेठ जी से मिलकर आता हूँ। साहिर ने जाकर सेठ को सामान के बारे में बताया जो कमरे से निकला था। सेठ ने कहा कि वो सामान हमारे काम का नहीं है, तुम चाहो तो अपने काम में ले सकते हो। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, नमस्ते सेठ जी, मैं चलता हूँ। जब साहिर सेठ जी से मिलकर अजरा के पास वापस आया तो उसने देखा कि अजरा खाने की तैयारी कर रही थी। उसने ईंटें रखकर उसे चूल्हे का आकार दे दिया और उस पर वो मटके के टुकड़े को रखकर रोटियां सेक रही थी। साहिर ने उसे देखा तो हैरानी से पूछा, अरे ये सब कैसे किया तुमने? अजरा बोली, अरे कुछ नहीं, मुझे ना सफाई करते में एक टूटा हुआ मटका मिला था तो मैंने उसी से ये दोनों निकाल लिए। दोनों? क्या मतलब? साहिर ने पूछा तो उसने मटके का तला दिखाया जिसमें दूध गर्म करके रखा था उसने, और दूसरे टुकड़े पर वो रोटियां सेक रही थी। साहिर ने पूछा, पर ये लकड़ी और ये कहाँ से आया? अजरा बोली, ये सब तो कमरे और छत की सफाई करने में निकला कचरा है, उसी से आज का काम तो चल गया, कल की कल देखेंगे। वाकई में अजरा, तुम खुदा की नेमत हो। मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदा का जिसने मुझे इतनी समझदार बीवी दी है। साहिर ने अजरा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा तो अजरा शर्मा गई और फिर बोली, अच्छा ये बताओ, आज तो तुम्हारा पहला दिन था ना, फिर इतने पैसे कैसे मिल गए जो ये सामान आ गया? साहिर बोला, मत पूछो आज क्या हुआ। ठीक है जाओ, नहीं पूछती। अजरा ने मजाक में कहा तो साहिर भी हंस दिया। फिर बोला, अरे आज मुझे सवारी भी मिली तो मेरे ही जैसी। मतलब? अजरा ने हैरानी से पूछा। साहिर बोला, मेरी जैसी मतलब कि जैसे मैं शहर के लिए अनजान हूँ वैसे ही वो भी पहली बार शहर में आए थे। साहिर बोला, मेरी जैसी मतलब कि जैसे मैं इस शहर के लिए अनजान हूँ वैसे ही वो भी पहली बार यहाँ आए थे, और वो जिनके यहाँ आए थे उनका पता भी उन्हें ठीक से नहीं मालूम था। आज तो समझ लो आधा दिन तो उन्हें लेकर ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से पहुँचा पाया उन्हें उनके पते तक। जब मैंने उन्हें उनके सही पते पर पहुँचा दिया तो मुझसे बहुत खुश हो गए और बोले, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमारी बहुत मदद की है, ये लो रखो। और उन्होंने मुझे 100 रुपए अलग से दिए। मैंने मना भी किया लेकिन उन्हें जबरदस्ती दे दिए, वरना शायद आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ता। ऐसा कैसे हो सकता था? खुदा अपने बंदों को कभी भूखा नहीं रखता। अजरा ने कहा तो साहिर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रही हो अजरा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनकी बेटी नीलू जाग गई और रोने लगी। जैसे ही अजरा उसे लेकर आने के लिए उठी तो साहिर ने उसे वापस बैठा दिया और बोला, यहीं बैठो, हिलना नहीं यहाँ से जब तक मैं ना कहूँ। तुम क्या जानो दिन भर मेरा ये शरीर बिना जान के कैसे चलता रहा। अब तो मेरी जान मेरी बेटी को मेरे पास आने दो। साहिर की बातों पर अजरा मुस्कुरा कर रह गई और बाप बेटी को खेलते देखकर खुदा का शुक्रिया अदा करने लगी। दोनों इसी तरह खुशी खुशी रहने लगे। साहिर रोज सुबह जल्दी रिक्शा लेकर चला जाता और शाम को जब वापस आता तो घर के लिए कुछ न कुछ खरीद कर जरूर लाता था। थोड़ी ही समय में उसने अपनी गृहस्थी जोड़ ली थी। बहुत मेहनत करता था साहिर। साहिर ने सेठ को कमरे का किराया 4 महीने बाद ही दे दिया, लेकिन सेठ ने पैसे नहीं लिए। सेठ ने कहा कि मैंने अपने दोस्त से वादा किया है, इसलिए मैं तुझसे 6 महीने से पहले पैसे नहीं लूंगा। मैं सबका ध्यान रखता हूँ, सब पर मेरी नजर रहती है। बहुत मेहनती है रे तू, और बहुत ईमानदार भी। साहिर ने सेठ को शुक्रिया करते हुए कहा, सेठ जी अगर आप हमें आसरा ना देते तो पता नहीं क्या होता हमारा। बहुत एहसान है आपका हमारे ऊपर। सेठ जी अगर आप ये पैसे रख लेते तो मुझे खुशी होती। साहिर की बात सुनकर सेठ जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने साहिर के हाथ से वो पैसे ले लिए और उन पैसों में से आधे पैसे उसे वापस कर दिए। साहिर बोला, ये क्या सेठ जी, आपने आधे पैसे? ये मैंने किराया नहीं लिया है। सेठ जी ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। सेठ जी ने कहा, ये ज्यादा पैसे तो मैंने रिक्शे का किराया लिया है। साहिर बोला, मैं समझा नहीं, आप क्या रिक्शे का किराया बढ़ा रहे हैं? सेठ जी ने कहा, हाँ भाई, मैंने तुमसे किराया तो लिया है लेकिन ऑटो रिक्शे का। साहिर बोला, मैं समझा नहीं सेठ जी, ऑटो रिक्शा? पर मैं तो आपके यहाँ से रिक्शा लेकर जाता हूँ और दिन भर वही चलाता हूँ। आप विश्वास कीजिए मेरा, आप चाहे तो किसी से पूछ लीजिए। साहिर की बात सुनकर सेठ जी मुस्कुरा गए और बोले,
अरे अरे भाई, परेशान मत हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, और विश्वास है इसीलिए चाबी तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने सब पता कर लिया है तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। जाओ, ले जाओ। हाँ, लेकिन उसका किराया ज्यादा लूंगा और बाकी खर्चा मेरा। साहिर को विश्वास नहीं हो रहा था कि आज के समय में कोई किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है, और वो भी इतने बड़े शहर में रहने वाला व्यक्ति। इसे भी उसने खुदा की मेहरबानी समझा और सेठ जी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से आ गया। साहिर अब रोज सुबह ऑटो लेकर जाने लगा। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसे बहुत सारी सवारियां मिल जाती थी। बहुत मेहनत करता था वो। एक दिन अजरा और साहिर दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। साहिर अजरा को बता रहा था, अजरा, आज मेरे ऑटो में एक साहब बैठे थे। वो शायद बैंक में काम करते होंगे। वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे कि तुम गाड़ी ले लो कुछ पैसे देकर, बाकी पैसे हर महीने किश्तों में चुका देना। तो अजरा, मैंने उन साहब से पूछा, साहब, अभी आप जो किश्तों पर गाड़ी की बात कर रहे थे, क्या ऑटो रिक्शा मिल सकता है? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। तो अजरा, मैं सोच रहा था कि कल सेठ जी से बात करके देखता हूँ। दूसरे दिन साहिर सेठ के पास गया और वहाँ जाकर उसने सेठ से बात की। तो सेठ बोला, अच्छा अच्छा, तो तुम किश्तों पर ऑटो खरीदना चाहते हो? जी सेठ जी, साहिर ने कहा। तो सेठ जी बोले, देखो साहिर, किश्तों पे ऑटो लेने के लिए उसे बैंक से फाइनेंस करवाना पड़ेगा और उसमें 50 झंझट हैं। मैंने कल ही कुछ नए ऑटो रिक्शे मंगवाए हैं, तुम चाहो तो उसमें से देख सकते हो, और जैसे बैंक की किश्त समय पर देते वैसे ही मुझे दे देना। बोलो, अगर तुम चाहो तो आज ही देख लो। साहिर बोला, ठीक है सेठ जी, मैं एक बार अजरा से और पूछ लूं। साहिर ने घर पर आकर अजरा को सारी बात बताई। अजरा ने कहा, सेठ जी कहे तो सही रहे हैं, लेकिन मान लो हर महीने हम पैसे जमा नहीं करा पाए और बाद में सेठ जी अगर मुकर गए तो? साहिर बोला, वैसे तो सेठ जी ऐसे नहीं हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, पर फिर भी तुम बोल रही हो तो मैं देखता हूँ, बात करता हूँ सेठ जी से। और हम इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? पहले ही कमरे का किराया, ऑटो का किराया हर महीने देना होता है, और अब ये किश्त भी। अजरा परेशान होते हुए बोली। तो साहिर ने उसे समझाया, देखो अजरा, हम खाना एक ही वक्त खा लेंगे और कुछ ही महीनों की तो बात है। देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारी बेटी, हमारी नीलू के लिए कर रहा हूँ। वो दोनों आपस में विचार विमर्श करने के बाद इस बात पर सहमत हो गए कि सेठ जी की बात मान लेने में ही भलाई है। साहिर ने जाकर सेठ जी से बात की तो सेठ जी ने कहा, साहिर, अब तुम मुझे बताओ, ऑटो कब चाहिए और किश्त भरना कब से शुरू करोगे? साहिर बोला, सेठ जी, अगले महीने से शुरू कर दूंगा किश्त देना। लेकिन सेठ जी वो रसीद। हाँ हाँ, समझ गया, तू यही कहना चाहता है ना कि तू मुझे जो पैसे देगा उसका तेरे पास कोई सबूत होना चाहिए। बिल्कुल सही सोचा तूने, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं तुझे हर बार अपने साइन की हुई रसीद दिया करूंगा। साहिर ने कहा, ठीक है सेठ जी, अगले महीने से मैं किश्त देना शुरू कर दूंगा और जब किश्त पूरी हो जाएगी तब मैं ऑटो ले लूंगा। सेठ ने साहिर को बहुत समझाया कि वह ऑटो रिक्शा अभी ले ले, अगर बैंक से लेता तो वहां से भी तो ऑटो पहले ही मिलता। लेकिन साहिर नहीं माना। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अजरा और साहिर दोनों अपना पेट काट कर हर महीने पैसे जमा करते थे सेठ के पास। जब सारी किस्तें चुक गईं, तब साहिर ने सेठ जी से ऑटो रिक्शा ले लिया। अब साहिर के पास अपना खुद का ऑटो था। साहिर दिन रात मेहनत कर रहा था और अब नीलू भी बड़ी हो रही थी। 2 साल की हो गई थी नीलू, बहुत ही प्यारी गुड़िया, जिसे देखो तो बस प्यार करने का मन करे। सेठ के घर में वो सबकी लाडली थी। एक तरह से तो वो उनके लिए प्यारा सा खिलौना जैसी थी। एक दिन सेठ ने साहिर से कहा कि अब कुछ दिन बाद वो नीलू को स्कूल भेजना शुरू कर दे। सेठ की बात सुनकर साहिर घबरा गया और बोला, सेठ जी, अभी से स्कूल? लेकिन अभी तो नीलू बहुत छोटी है। सेठ ने उसे समझाया कि यही सही उम्र है नीलू की स्कूल जाने की। साहिर बोला, ठीक है सेठ जी, पर सेठ जी ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसका एडमिशन किसी अच्छे अंग्रेजी स्कूल में करवा दूंगा, पर उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होगी, इसलिए तुम्हें मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर तुम चाहो तो मैं सरकारी स्कूल में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई अच्छी होती है। साहिर बोला, आप फीस की चिंता ना करो सेठ जी,
उसका बंदोबस्त तो मैं कैसे भी करके कर दिया करूंगा, लेकिन अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई उसे घर पर कौन पढ़ाएगा? हम दोनों तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो सेठ ने कहा, तुमने तो 10वीं तक पढ़ाई की है ना? तो साहिर बोला, सेठ जी, मैं सुबह जल्दी चला जाता हूँ और रात को देर से लौटता हूँ, और अजरा को तो अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती। सेठ जी ने कहा, देखो साहिर, तुम गांव से लड़ झगड़ कर यहाँ किस लिए आए? अपनी बेटी के लिए ना, ताकि तुम पढ़ा लिखा कर उसे कुछ बना सको। साहिर ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो सेठ जी ने कहा, नीलू को हमारे घर पर कोई न कोई पढ़ा दिया करेगा। साहिर खुश होते हुए बोला, ठीक है सेठ जी, जैसा आप चाहें। और उसने घर आकर सारी बातें अजरा को बताई। साहिर की बात सुनते ही अजरा घबरा गई। वो नहीं चाहती थी कि नीलू उसकी आंखों से एक पल के लिए भी दूर हो, लेकिन नीलू के भविष्य को सोचकर वो राजी हो गई। नीलू ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। साहिर उसे सुबह स्कूल छोड़ता और दोपहर को ले आता। ऐसे ही समय बीत रहा था। नीलू पढ़ने में बहुत होशियार थी और सबकी चहेती भी। वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसका रूप और निखरता जा रहा था। आज नीलू का 12वीं का रिजल्ट आने वाला था। सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था उसके रिजल्ट का। दोपहर को जब रिजल्ट आया तो उसने टॉप किया था। अजरा और साहिर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। आज साहिर काम पर नहीं गया था, सुबह से ही रिजल्ट के इंतजार में बैठा था। जैसे ही पता चला कि उसकी बेटी, उसकी नीलू ने टॉप किया है, वो तुरंत मिठाई लेकर आया और सबसे पहले उसने जाकर मिठाई अपने सेठ जी को खिलाई। उसके बाद सबका मुंह मीठा कराया। बहुत खुश थे आज सब। आज सही मायने में तो साहिर और अजरा, उन दोनों को उनकी मेहनत का फल मिला था। दोनों ने खुश होकर नीलू का माथा चूमा और साहिर ने कहा, मेरी नीलू आज जो भी मांगेगी वो मैं आज उसे दूंगा। बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए? नीलू ने कहा, मुझे तो बस आप दोनों का आशीर्वाद और दुआएं चाहिए। मैं क्या मांगू, सब कुछ तो है मेरे पास। पर हाँ, आज मैं आप दोनों को कुछ देना जरूर चाहती हूँ। मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी इस दिन का, और वो चीज जो मैं आपको देना चाहती हूँ, मैंने सोचा था जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन दूंगी। साहिर और अजरा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी नीलू बीच में आकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप दोनों? यही ना कि यहाँ कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, पता नहीं क्या देगी। तो उसका जवाब ये है कि वो चीज आप दोनों को कल मिलेगी, आज नहीं। वो दिन तो ऐसे ही बीत गया, पता ही नहीं चला क्या देने वाली है। दूसरे दिन सुबह सुबह सेठ ने साहिर को बुलाया और पेपर दिखाया। उसमें नीलू की फोटो छपी थी। सेठ ने वो पेपर साहिर को दिया और बोला, जा घर ले जा और इसे संभाल कर रखना। पेपर लेकर साहिर घर आ गया और उसने वो पेपर अजरा को दिखाया। अजरा बहुत खुश हुई। उसने वो पेपर संभाल कर रख दिया। साहिर अपने काम पर चला गया। जब वो रात को काम पर से लौटा तो कमरा ठंडा था। कोने में एक छोटा सा कूलर रखा हुआ था। साहिर ने अजरा से पूछा, ये कहाँ से आया? तो अजरा ने नीलू की तरफ इशारा कर दिया। तभी नीलू साहिर के पास आकर बैठ गई। फिर साहिर और अजरा दोनों का हाथ पकड़कर बोली, माँ पापा, यही वो चीज है जो बहुत दिन से मैं देना चाह रही थी आप दोनों को। साहिर ने कहा, पर नीलू बेटा, ये तो बहुत महंगा आया होगा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? नीलू बोली, पापा, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, उसी से पैसे बचाए थे मैंने। अजरा ने कहा, पर बेटा, ये तो बिजली से चलेगा ना, ये चलेगा तो बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। मम्मा, आप भी कैसी बातें करती हो? अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, कुछ जिम्मेदारी उसे भी उठाने दो। सबसे बिल की जिम्मेदारी नीलू की। आज साहिर को अपनी बेटी पर बहुत फक्र हो रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस नीलू के सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा था और मन ही मन अपने खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा था इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। दूसरे दिन सेठ ने साहिर से कहा कि आज शाम को जल्दी घर आ जाना, कुछ काम है। शाम को साहिर जल्दी आ गया और जब उसने सेठ से पूछा क्या बात है, तो सेठ ने कहा, पहले घर जाकर फ्रेश होकर तब घर आना, और हाँ, अजरा और नीलू को भी ले आना साथ में। जी अच्छा। ऐसा बोलकर साहिर चला गया और थोड़ी देर बाद दोनों को लेकर सेठ के घर पहुंच गया। वहां पर पहले से ही सब लोग मौजूद थे। आज सेठ जी ने नीलू के पास होने की खुशी में घर ही में एक छोटी सी पार्टी रखी थी और खाना भी सारा नीलू की पसंद का बनवाया था। आज पहली बार साहिर और अजरा किसी के घर आए थे खाने पर, और वो भी सेठ जी के यहाँ।
इसीलिए दोनों बहुत संकोच कर रहे थे। लेकिन सेठ जी और उनके परिवार के अच्छे व्यवहार की वजह से वो दोनों उनमें जल्दी घुल मिल गए। सब लोगों ने मिलकर खाना खाया और खूब मस्ती की। सेठ जी ने नीलू से पूछा, नीलू बेटा, अब आगे क्या करना चाहती हो? नीलू ने कहा, अंकल मैं सर्जन बनना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए पैसा बहुत चाहिए। सेठ जी ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, बहुत अच्छा बेटा, और तुम पैसे की चिंता मत करो। कल ही मेरे एक दोस्त मुझे बता रहा था कन्या विद्याधन के बारे में, उससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। मैं अपने दोस्त से बात करके तुम्हें बताता हूँ। तभी नीलू बोली, हाँ सुना तो मैंने भी है इसके बारे में, ये 12वीं के बाद ही मिलता है। अगर मुझे ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा अंकल। सेठ जी ने कहा, तू क्यों चिंता कर रही है, देखना सब अच्छा ही होगा। जब सेठ जी ने अपने उस दोस्त से बात की तो उसने सारा काम बड़ी आसानी से करा दिया। सेठ जी ने नीलू से कहा, बेटा अब तो बस तुझे खूब मेहनत करनी है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। नीलू ने भी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने जी जान से मेहनत की और हर परीक्षा में अव्वल रही। ऐसे ही समय बीतता गया। नीलू की प्रैक्टिस चल रही थी। उसके साथ एक लड़का भी था जो नीलू के साथ ही प्रैक्टिस कर रहा था। उसका नाम था शशांक। शशांक भी नीलू की तरह ही होशियार था और वो दिल ही दिल में नीलू को पसंद भी करता था। वो दोनों साथ में काम करते थे, इसलिए धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती का प्यार में बदल गई। ये उनको पता भी न चला। दिल ही दिल में प्यार करने लगे थे वो दोनों एक दूसरे से। लेकिन अभी तक किसी ने भी किसी से कुछ कहा नहीं था। दोनों की प्यार की गाड़ी ऐसे ही धीरे धीरे चल रही थी।